गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, ताकि आपके मोबाइल पर आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ने में मिस कर दिए हैं बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सारे वीडियो अवेलेबल है बच्चों, जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोग सर्च करके पढ़िए बच्चों, जो भी आप छोड़ दिए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश। बच्चों, आप सभी घर्षण से परिचित हैं। घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते। तो आइए बच्चों, हम घर्षण के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। 14.1 गाड़ियों की गति को धीमा करने या रोकने के लिए आपने वाहन चालक को ब्रेक लगाते देखा है ना बच्चों। आप सभी देखे हैं कि गाड़ियों की जो गति होती है बहुत तेज़ भी होती है, बहुत धीमी भी होती है ना। पर जब बहुत अधिक तेज़ होती है तो धीमी करने के लिए क्या किया जाता है, धीमी करने के लिए या फिर रोकने के लिए वाहन चालक को ब्रेक लगानी पड़ती है ना। तो गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं बच्चों, तो ब्रेक लगाते हुए आप लोग देखे हैं, है ना। आप भी ब्रेक लगाकर साइकिल की गति को धीमा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने से वाहन की गति धीमी क्यों हो जाती है। तो बच्चों, क्या आप सभी सोचे हैं ये कि जब हम ब्रेक लगाते हैं साइकिल में या फिर किसी गाड़ी में, तो धीमी क्यों हो जाती है, गति जो है वो धीमी हो जाती है, या फिर साइकिल में यदि हम ब्रेक लगाएं वो भी धीमी हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है। तो देखिए, ब्रेक लगाने से वाहन की गति धीमी क्यों हो जाती है। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु की पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस पर बाह्य बल न भी लगाया जाए तो भी तब भी धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो जाती है तथा कुछ समय बाद वह रुक जाती है। जैसे फर्श पर लुढ़कती गेंद कुछ समय बाद रुक जाती है। जब हम गीले व चिकने फर्श पर चलते हैं तो हमें कठिनाई होती है। क्या आप जानते हैं इन सब घटनाओं के पीछे क्या कारण है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, या फिर किसी गेंद को हम जमीन पे यानी कि भूमि पर हम लुढ़का देते हैं, तो क्या होता है, फर्श पे जब लुढ़काए तो वो कुछ देर लुढ़कती हुई जाएगी और वो गेंद थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। इसी प्रकार से जब हम गाड़ियों में, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो कुछ समय तक धीमी होने के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है। और जो चिकने फर्श होते हैं, गीले फर्श होते हैं, है ना, वहाँ पर चलने में कठिनाई क्यों होती है। तो इन सभी घटनाओं के जो पीछे कारण है बच्चों, उनको हम क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। तो आइए देखते हैं 14.1 घर्षण बल। सबसे पहले हम घर्षण बल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देखते चलेंगे। क्रियाकलाप 1 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री, मेज, पुस्तक आदि, है ना। यहाँ पर हम मेज लिए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसे क्या कहा जा रहा है, मेज, और एक बुक लिए हुए हैं, पुस्तक, ठीक है। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए, है ना। मेज पे रखी किसी पुस्तक को हमें क्या करना है, धीरे से धकेलना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वह कुछ दूर चलकर रुक जाती है। अब विपरीत दिशा से पुस्तक पर बल लगाइए, है ना, उसके जस्ट विपरीत, यानी कि हम इधर से धकेले, ठीक है, तो उधर से हमें इसके जस्ट अपोजिट दिशा से हमें क्या करना है, इसको फिर से धकेलना है, ठीक है, यानी कि हमें बल लगाना है। तो देखिए चित्र 14.1, क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देखिए, हम पहले इस ओर से क्या किए, धकेले बुक को, तो कुछ देर जाकर क्या हुई, रुक जाती है। फिर उसके बाद हमें इसके विपरीत दिशा, है ना, पहले इस दिशा से था, अब इस दिशा से हमें क्या करना है, बुक को धकेलना है, तो कुछ देर जाकर रुक जाती है। तो क्या होता है, देखिए, क्या पुस्तक की गति को रोकने के लिए उस पर कोई बल लग रहा है। वह बल जो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। तो बच्चों, जब हम उनको धकेल देते हैं तो वो कुछ देर तक चलती है वो बुक, उसके बाद वो लुढ़कने के बाद में थोड़ा सा
जो गति करती है उसके बाद में ये बुक रुक जाती है, तो क्या जब वो गति करती है, जो बल लगा होता है, फिर उसके बाद वो गति करती है, तो क्या इस गति में कोई बल लगता है ना? तो क्या होता है, उस गति में एक बल लगता है बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, विरोध, है ना? घर्षण बल लगता है ना? क्योंकि जो बुक थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो कोई बल उसे रोकता है। कौन सा बल रोकता है? घर्षण बल रोकता है, उसका विरोध करता है आगे जाने से। तो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है कौन? घर्षण बल, है ना? तो इसे ही क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि बल दाईं दिशा में लगाए जाए तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है ना? तो घर्षण किस ओर, यहाँ पर देखिए, यदि हम मान लो क्या करते हैं, दाईं ओर हम बल लगाते हैं इस पुस्तक पर, तो क्या होता है, घर्षण बल बाईं ओर से क्या करता है, बल लगाता है, उसे रोकने के लिए, विरोध करता है आगे बढ़ने से। इसी प्रकार हम यदि बाईं दिशा में लगाएंगे बल, तो क्या होगा, दाईं ओर घर्षण बल कार्य करता है। दोनों ही स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है ना? दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है, जो पुस्तक है ना, उसे आगे बढ़ने के लिए विरोध कर रहा है कौन? घर्षण बल विरोध करता है। अतः घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करता है? विरोध करता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी कार्य हो रहे हैं, है ना, विरोध का कार्य हो रहा है जब हम दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में जब हम बल लगा कर देखते हैं, तो उसके ठीक विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो उपयुक्त जो क्रियाकलाप हैं बच्चों, तो इनमें क्या होता है, घर्षण बल पुस्तक तथा मेज, है ना, ये पुस्तक है और मेज है, इनके बीच में, है ना, मेज के पृष्ठों के मध्य कार्य करता है। सोचिए कि क्या घर्षण बल चिकनी तथा खुरदुरी सभी सतहों पर समान लगता है या इसमें भिन्नता होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें सोचना है कि जो घर्षण बल लगता है, तो घर्षण बल चिकनी जगह और खुरदुरी, है ना, सभी सतहों पर समान लगता है या इनमें भिन्नताएं होती हैं, इनमें कोई फर्क, मतलब जो डिफरेंस होता है क्या वो होती है ना? तो बच्चों ये सभी को पता है कि जो चिकनी जगह होती है, यहाँ की घर्षण बल और खुरदुरी जगह के घर्षण बल में फ़र्क होता है ना, अलग अलग होता है, इनमें जो बल लगता है वो अलग अलग बल पाया जाता है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 14.1.1 क्या घर्षण बल संपर्क बल है? तो आइए देखते हैं बच्चों, क्रियाकलाप 1 में जब हम पुस्तक को धकेलते हैं, है ना, हम क्रियाकलाप 1 में मेज में बुक रखी थी, उसको हम क्या किए, ढकेल के देखे, ठीक है, हम क्रियाकलाप 1 में ये पढ़ चुके हैं बच्चों। तो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। तो बच्चों हम क्या किए, हम मांसपेशियों, अपने शरीर के जो मांसपेशी बल है, मांसपेशियों के द्वारा बल लगाए, किसमें, पुस्तक में, है ना। तब क्या हुआ, यह बल पेशीय बल कहलाता है। जब हम जो बल लगाए वही क्या कहलाता है, यह बल पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। तो हम जो पेशीय बल लगाते हैं तभी हम लगा सकते हैं बच्चों, जब क्या होगा कि पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, है ना। जैसे कि हमारा जो बुक था वो किसके संपर्क में था, वो मेज के संपर्क में था, इसलिए हम अपनी पेशियों से बल लगा सके, है ना। तो इसी प्रकार से हम पेशियों किसी वस्तु के संपर्क में हो तभी बल लगा सकते हैं, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। इसी तरह पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य लगा घर्षण बल भी संपर्क बल है। तो यहाँ पर देखते हैं जो घर्षण बल है, क्या ये संपर्क बल है या नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल है ना। यहाँ पर देखिए, इसी तरह पुस्तक तथा मेज, है ना, यानी कि जो मेज पर हम पुस्तक रखे थे, तो उन दोनों के पृष्ठों के मध्य में लगा घर्षण बल भी क्या है, संपर्क बल है, क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में है ना। अब देखिए, कुछ बल असंपर्क बल भी होते हैं, जैसे किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया स्थिर विद्युत बल, तथा
पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल यानी कि गुरुत्व बल, ये सभी बल असंपर्क बल हैं, क्योंकि यहाँ संपर्क में आए बिना ही बल लगता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, जो असंपर्क बल किसे कहा जा रहा है और संपर्क बल किसे कहा जा रहा है। संपर्क बल जो वस्तु किसी वस्तु पर किसी वस्तु के संपर्क में हो, है ना। जैसे कि मेज पर जो बुक रखी हुई थी, तो बुक किसके संपर्क में थी, मेज के संपर्क में। इसी प्रकार से और भी जो वस्तु होती है वो किसी न किसी वस्तु पर किसी वस्तु से संपर्क में होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। पर यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बल ऐसे होते हैं जो असंपर्क बल भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो चुंबक है ना, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों पर लगाया गया बल। तो आप लोग देखते हैं जब हम लोहे का टुकड़ा, मान लो एक कागज है या फिर एक मेज है, कहीं भी हम लोहे का टुकड़ा रख देते हैं, तो क्या हम जो चुंबक होता है उसे लोहे पर बिल्कुल टच करते हैं, संपर्क में लाते हैं? नहीं, है ना। क्या करते हैं, ऊपर काफ़ी दूरी से हम क्या करते हैं, उनको थोड़ी दूरी पर से ही हम चुंबक को ले जाएंगे लोहे के टुकड़े के पास। तो क्या होगा, जो लोहा है वो चुंबक के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, अकॉर्डिंग यानी कि चुंबक की ओर आकर्षित होगा, है ना। और जो लोहा है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है या फिर, तो आप लोग ये समझ सकते हैं बच्चों कि जो चुंबक होता है, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल, एक प्रकार से उन पे बल लगता है। यदि नीचे में हम मान लो ये क्या है, हमारा लोहा है, ये हमारा चुंबक है, हम बिल्कुल इसको ऐसे यहाँ पर ले जाएंगे तो ये जो लोहे का टुकड़ा है इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और यदि हम इधर लाएंगे तो इसी प्रकार से ये जो टुकड़ा है वो इधर की ओर इस प्रकार से आ जाएगा। तो एक प्रकार से ये चुंबकीय बल है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो चुंबकीय बल है और एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया स्थिर विद्युत बल। तो हम स्थिर विद्युत बल के बारे में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं स्थिर विद्युत बल किसे कहा जाता है, जो आवेश जिसमें उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि प्लास्टिक की स्केल हो गए, पेन हो गए, है ना, इसको हम आवेशित कर सकते हैं, है ना। और इनमें एक स्थिर विद्युत बल उत्पन्न किया जा सकता है। जो कंघी होती है बच्चों, है ना, इनमें भी हम आवेशित कागज होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, कागज को देख सकते हैं जब हम स्केल में क्या करेंगे, आवेश उत्पन्न कर देते हैं और कागज के टुकड़े को रख देते हैं, तो अब कागज के टुकड़े क्या होते हैं, किसकी ओर आकर्षित होते हैं, उस स्केल की ओर, क्योंकि वो आवेशित हो गया होता है। तो आवेशित वस्तुओं की ओर अनावेशित वस्तु क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आवेशित और अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। तथा पृथ्वी के द्वारा, है ना, जहाँ पर हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं बच्चों, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल होता है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम क्या चल पाते हैं, है ना, वरना अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम बिल्कुल चल ही नहीं पाते। तो यहाँ पर देखिए आकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहा जाता है, तो ये क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल होता है। ये सभी बल असंपर्क बल हैं, है ना। ये सभी कौन से बल होते हैं, असंपर्क बल। ये संपर्क किसी वस्तु के संपर्क में नहीं होते हैं, ये असंपर्क बल हैं, क्योंकि यहाँ संपर्क में आए बिना ही क्या होता है, बल लगता है। तो समझ गए होंगे बच्चों कि क्या घर्षण बल भी संपर्क बल है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि घर्षण बल भी संपर्क बल है बच्चों, और कुछ असंपर्क बल भी होते हैं। तो असंपर्क बल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से असंपर्क बल होते हैं, जैसे चुंबकीय है ना, अनावेशित वस्तु होती हैं, और पृथ्वी पर लगाए जाने वाला जो आकर्षण बल है, ये सभी बल असंपर्क बल होते हैं। अब हम देखेंगे 14.2 घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो घर्षण को प्रभावित करते हैं, तो आइए हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम भी बिल्कुल आप लोग देखते चलेंगे। क तथा ख पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। इस प्रकार से हम बुक रख देंगे, देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से बुक रखना है ना।
मेज पर। अब देखिए हम देखते हैं क्रियाकलाप 2 में हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसे समझने के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। घर्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो घर्षण को प्रभावित करते हैं। तो क्रियाकलाप 2 में आवश्यक सामग्री में हम लकड़ी का पटिया लेंगे, है ना। लकड़ी का पटिया, ईंट, पेंसिल सेल, कपड़ा और रेत, है ना। यहाँ पर हम पेंसिल सेल लेंगे, कपड़ा लेंगे, रेत लेंगे और लकड़ी का पटिया होना चाहिए और ईंट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर, है ना, किसी चिकने फर्श जो कि चिकना होगा, ऐसे फर्श अथवा किसी मेज पर ईंट अथवा पुस्तकों के सहारे लकड़ी का पटिया रख कर एक आनंद तल बनाइए। तो ये जो पटिया है बच्चों, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये लकड़ी का पटिया है। आप लोग या तो आप चिकने फर्श ले सकते हैं, या फिर आप लकड़ी का मेज ले सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का मेज ले सकते हैं, है ना। किसी चीज़ के बने हुए, या फिर लकड़ी या फिर लोहा आप लोग लीजिए। और फिर क्या करना है, यहाँ पर हमें ईंट रखना है, या फिर ईंट के जगह में आप बुक भी रख सकते हैं, पुस्तक रख सकते हैं। पुस्तक के सहारे हमें क्या करना है, एक आनंद तल बनाना है। इसे आनंद तल कहा जा रहा है। देखिए इस प्रकार से रखना है। आनंद तल बना लिए हम एक लकड़ी का पटिया लेकर, और आनंद तल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं हम एक चिन्ह अंकित कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अब किसी पेंसिल सेल को इसी बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। यहाँ पर बच्चों जब हम अंकित कर लेते हैं ए बिंदु, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बिंदु अंकित किया गया है। आप लोग को मान लो बच्चों, हम क्या किए हैं, ये जो लकड़ी का पटिया है, आनंद तल जिसे बनाया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आनंद तल पर, यहाँ जो आनंद तल है, यहाँ पर हम किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह बनाए। तो यहाँ पर हम ए से पेन से हम ए चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। अब किसी पेंसिल सेल को किसी बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए, है ना। तो किसी पेंसिल सेल को हमें क्या करना है, इस बिंदु से यहाँ पर से हमें लुढ़कने देना है। तो हम लुढ़कने देंगे। 14.2 का नंबर हम देखते हैं। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है ना। रुकने से पूर्व, जब वो रुकता है उससे पहले वो कितनी दूरी तय किया, हमें उसे क्या करना है, नोट कर लेना है कि कितनी दूरी तय करता है। इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए, है ना। इस प्रकार से हम इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि मेज पर हम क्या किए हैं, कपड़ा बिछा दिए हैं। और देखिए यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो, है ना। सिलवट यानी कि ये मुड़ा हुआ ना हो, है ना। बिल्कुल अच्छे से ये बिछा हुआ होना चाहिए, कोई भी सिलवट नहीं होना चाहिए। अब पेंसिल सेल को पुनः बिंदु ए से नीचे लुढ़काइए, है ना। ये जो पेंसिल सेल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से यहीं पर से लुढ़काएंगे। तो देखिए कितनी दूरी तय किया, और ये कितनी दूरी तय किया था जिसमें कपड़ा नहीं था, और जिसमें कपड़ा है वो कितनी दूरी तय करता है। तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों, चित्र 14.2 का ख नंबर, है ना। तो इसमें हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जो जिसमें कपड़े नहीं होते, जो चिकनी सतह नहीं है, यहाँ पर देखिए, है ना। और यहाँ पर देखिए, तो सबसे अधिक दूरी जो तय किया है ये क नंबर वाला तय किया हुआ है। ख नंबर पे देखिए कम दूरी तय किया गया है। तो यहाँ पर जो पेंसिल सेल है बच्चों, वो विभिन्न पृष्ठों पर, यानी कि अलग अलग पृष्ठों पर अलग अलग दूरी तय करता है, ये हमें पता चल रहा है। अब मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इसे पुनः दोहराइए। अब क्या करना है, हमें मेज पर रेत की पतली परत बिछाना है। रेत आप लोग सभी जानते हैं, है ना, बालू को ही रेत कहा जाता है बच्चों। तो रेत की पतली परत हमें बिछाकर इसे पुनः दोहराना है। समस्त क्रियाकलाप में आनंद तल का ढलान समान रखिए। जैसा हम आनंद तल बनाए थे बच्चों, बुक को रखकर या फिर ईंटा को रखकर आप एक लकड़ी का पटिया ले लीजिए, उसे आनंद तल बनाइए, है ना, बनाकर इसी प्रकार से हमें पुनः यह क्रिया को दोहराना है। क्या प्रत्येक स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी समान है? किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सोचिए, पेंसिल सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां अलग अलग क्यों है?
बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि सभी जो अलग अलग भिन्न भिन्न जो पृष्ठ होती हैं तो सभी पृष्ठों में अलग अलग दूरी तय की गई है। जो पेंसिल सेल है वो अलग अलग दूरी तय करती है ना। तो अलग अलग दूरी क्यों तय करती है बच्चों, है ना। जैसे कि पेंसिल सेल द्वारा हम हर बार तय की गई दूरी यानी कि दूरियां अलग अलग क्यों होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पेंसिल सेल द्वारा चली गई दूरी उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है जिस पर वह चलता है। पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। इसके लिए आप पेंसिल सेल के पृष्ठ पर रेतमाल पेपर लपेट कर भी लुढ़का कर देख सकते हैं, है ना। तो बच्चों आप सभी जान रहे हैं जो पृष्ठ होती है, जैसे कि हम एक मेज लेते हैं जो चिकना मेज हो, है ना। चिकना खुरदुरा लेंगे तो जहाँ खुरदुरा जगह होता है बच्चों वहाँ पर क्या होता है, घर्षण अधिक होता है। और घर्षण क्या करता है, जो वस्तु होती है खुरदुरी जगह पर जो घर्षण बल होता है वो वस्तु के विपरीत दिशा में क्या करता है, वो विरोध करता है, रोकता है, ठीक है। तो और जो चिकनापन होता है जहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, उसमें घर्षण बल की थोड़ी कमी होती है, घर्षण बल कम लगता है और वहाँ पर क्या होता है कि वो वस्तु अधिक दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि किसी जो पेंसिल सेल के पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, पृष्ठ पर हम रेतमाल पेपर लपेट कर भी हम लुढ़का कर देख सकते हैं। रेतमाल पेपर किसे कहा जाता है बच्चों, आप सभी जानते हैं, है ना। जो पेपर थोड़ा खुरदुरा होता है। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, है ना। संपर्क और असंपर्क बल को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको बताना है जो संपर्क बल होता है, असंपर्क बल होता है, इनको उदाहरण सहित समझाना है आप सभी को। और यहाँ पर देखिए, केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल क्यों जाते हैं, इनका आंसर आपको बताना है कि क्यों फिसल जाते हैं बच्चों। जब केले के छिलके पर हमारे पैर फिसल पड़ते हैं तो हम फिसल जाते हैं, क्यों फिसलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं बच्चों। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।